हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं कन्नन गोपीनाथन, जो कि इलेक्शन ऑफिसर भी रह चुके हैं 2019 लोकसभा चुनाव में। इन्होंने पहली बार कई सारे सवाल उठाए थे ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े हुए। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही ईवीएम वीवीपैट पर जो पिटिशंस थे उस पर जजमेंट दिया है। तो उस बारे में और बारीकी में जानने के लिए कन्नन से हम कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्शन ऑफिसर रह चुके हैं एज ए रिटर्निंग ऑफिसर। तो इनको पता है कि ये जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। सो कन्नन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर आपकी क्या राय है इस पूरे जजमेंट के बारे में, अगर आप मुझे पॉइंट्स में मेरे व्यूअर्स के लिए समझा दे, क्योंकि इस पिटिशन में जितने भी प्लीज थे कि बैलेट पेपर हो, 100% वीवीपैट काउंटिंग हो, वीवीपैट स्लिप वोटर के हाथ में हो और वो फिर बैलेट में डाल सके, ये तीनों मेन प्लीज तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको लगता है इस जजमेंट से हमें फायदा होगा? नहीं। वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं एक्चुअली सेलेक्ट इस जजमेंट को पूरी तरीके से नेगेटिव है या फिर सारे डिमांड्स को खारिज कर दिया गया ऐसे नहीं देखता हूँ। बल्कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव जजमेंट है। हाँ, स्पेशली अगर हम देखेंगे कि इलेक्शन के बीच में है हम अभी, और इस वक्त जो बैलेट पेपर में वापस जाना या जो वेरिफिकेशन है कि वोटर मशीन ऐसे डिजाइन किया जाए ताकि वोटर वेरीफाई करे, ये दोनों डिमांड जो है इस वक्त कमीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन जाएगा, ये उम्मीद मुझे नहीं था। वो डिमांड जायज है, पर वो ऐसे एक डायरेक्शन आएगा या फिर इस तरीके का एक आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट से, ये उम्मीद नहीं था मुझे। वो क्लियर था कि वो नहीं पॉसिबल है इस इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बीच में तो वो नहीं आना सकता। तीसरा जो डिमांड था वो एक रियलिस्टिक था, वो था कि वीवीपैट जो है उसका स्लिप 100% काउंट किया जाए। उसमें मैं समझता हूँ कि अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट अपने 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 हिसाब से नहीं बोल सकते थे कि ऐसे करना ही पड़ेगा। उसके लिए उनको जो है जरूर इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट्स है उनको कंसिडर करके अपना डिसीजन दे सकते थे। उसमें कमीशन ने कहा कि ये जो है पॉसिबल नहीं है, इसमें इतना वक्त लगेगा, इतना एडिशनल मैन पावर लगेगा, और इसमें एरर्स होने के चांसेस है, और जो मिसमैच होने का ज्यादा चांसेस है, और उसके बाद जो है इलेक्शन की एनवायरनमेंट जो है विशिएट हो सकता है। इसीलिए अभी ये करना पॉसिबल नहीं है। ये कमीशन ने जब कहा तो उसको भी पुश करने का कि नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं हो सकता है, पर हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो हमें समझना पड़ेगा, और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कराना सुप्रीम कोर्ट का नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट ये पुश कर सकते हैं कमीशन को कुछ करने के लिए। तो पूरा एकदम वो बोल रहे कि नहीं हो सकता, वो फिर भी आप करना ही पड़ेगा, ऐसा वाला नॉर्मली एक इंस्टीट्यूशन दूसरा इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं करते। तो वो लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए जब कमीशन ने इतना वेहेमेंटली इसको अपोज किया, तो तीसरा डिमांड भी होना मुश्किल था। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जिस ये जो केस का सुनने का जो वक्त है, और जो आर्ग्यूमेंट है जो दोनों तरफ से पक्ष से हुआ है। पर दो तीन तरीके से इसको इसके ऊपर इनोवेट कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक तो था कि वो कहे कि आज 5 कर रहे हैं, आप 10 कीजिए या 15 कीजिए। मैं अगर वो जजमेंट आता तो शायद काफी लोग सेटिस्फाई होते। आपका मतलब है कि 5% वीवीपैट स्लिप हाँ, काउंट होता है तो पांच उसे परसेंट 10 नहीं, कर पांच दीजिए। पांच 5% पांच नहीं, पांच। रैंडम हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी पांच है तो रैंडमली, 10 पांच जो है पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी करे, वो बढ़ा के, क्योंकि वो 10 पिछला कर जो चंद्रबाबू नायडू जो केस जजमेंट था उसमें उन्होंने 5 रखा था, 1 से 5 किया था, उनको बढ़ा के अगर 10 कर सकते थे, 20 कर सकते थे, तो लगता है कि थोड़ा और ज्यादा उसमें हो हम्म। रहा है। पर वो मैं समझ, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो कहीं लेके नहीं जा रहे थे हमें इस प्रोसेस में। हम्म। वो तो आज 6 कर लीजिए, कल 10 कर लीजिए, वो कभी तो दो तरीके का उसको रिजॉल्व करने का ऑप्शन था। एक जो था कि आप ये कहिए कि स्टैटिस्टिकली जो रेलेवेंट सैम्पलिंग है उसको आप करिए, जो भी है, जो भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रिक्वायर्ड है, वो हम्म। रेलेवेंट जो सैम्पलिंग रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उनको करिए। या दूसरा जो है, आप ये डायरेक्शन दीजिए कि ठीक है, आपकी बातें हमने सुन लिया, पर हम एग्री नहीं करते, जो भी संसाधन आपको करना है वो कर लीजिए, पर 100% टालिंग आप कर लीजिए। तो वो ये दो ऑप्शन थे, इसमें नहीं गए बल्कि उन्होंने इस बात पे गए कि ये जो पहली बार, इसको पॉजिटिव में इसलिए कहा कि पहली बार
डिवाइसेस अदर देन, हम अभी तक ईवीएम सुनते थे तो बीयू, सीयू और वीवीपैट, ये तीनों सुनते थे, उसके अलावा तो कोई चीज के बारे में यानी हमने कि सुना नहीं। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, वीवीपैट। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, और जो वोट करने वाले हैं उनको तो सिर्फ बैलेट यूनिट और वीवीपैट के बारे में ही पता है, वो पीछे जो कंट्रोल यूनिट रहता है। तो पहली बार जो है हमारे ये सामने आया है कि एक और डिवाइस है इसमें, है ना, जो कि एसएलयू है। ये सोच के चलिए कि 2019 में भी यही डिवाइस से सिलेक्शन हुआ है। एसएलयू मतलब सिंबल लोडिंग सिंपल यूनिट। लोडिंग यूनिट जिसको, हाँ थैंक यू। तो जो 2019 में भी इसी इसी प्रक्रिया से इलेक्शन हुआ है, और उसके पहले का भी 2015, 16, 17 जितने भी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन हुए, और 19 के बाद जितने असेंबली इलेक्शन हुए, वो सारे यही सारे डिवाइसेस का साथ हुए। पर कभी भी कि एसएलयू ऐसे करके कोई एक डिवाइस है जो कि इलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हमें पता नहीं था। और सिमिलरली एसएलयू से जुड़े एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप जो है सिंबल लोड करने में, उसका शीट जनरेट करने में मदद करता है, उसको यूज करके हम करते हैं, ये पब्लिक की जानकारी में नहीं थी। तो ये प्रोसेस के दौरान, इसका हियरिंग के दौरान ये सारी बातें सामने आई। इवन तो एफएक्यू में उन्होंने एसएलयू के नाम जरूर मेंशन किया था, लैपटॉप नहीं मेंशन किया था। इस हियरिंग के दौरान लैपटॉप भी आ गया। तो उस हिसाब से अगर देखे जाए तो पहली बार जो कई सारे डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कमीशन सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, वो उसके उनके बारे में चर्चा हुई। और ये भी सामने आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एसओपी है, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये डिवाइसेस को लेकर, क्योंकि ईवीएम को लेकर तो हमने बहुत सारे प्रोसीजर बना रखा है कि एफएलसी होगा, मॉक पोल होगा, स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे, ओपन करेंगे तो साइन चाहिए, सीसीटीवी होगा, आर्म गार्ड होगा। तो पर ये जो डिवाइसेस है, ये लैपटॉप और एसएलयू जो कि लेके आते हैं इंजीनियर्स, और इलेक्शन के पोलिंग के तुरंत बाद लेके जाते हैं, तो इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कोई सेफ गार्ड है? तो आप सुन, जो अगर देखेंगे जो कॉन्वर्सेशन था उसमें कमीशन का सुप्रीम लॉयर ने ये कहा कि एज ऑफ नाउ कोई एसओपी नहीं है। तो ये सामने आया कि इस पे कोई एसओपी भी नहीं है, ना कि ये सारे डिवाइसेस है और इसमें कोई एसओपी भी नहीं है। तो उसको लेकर पहली एक डिसीजन था कि जो एसएलयूज है, जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, जो कि हर एक वीवीपैट में कनेक्ट होता है, उसको भी आप जो है एक ईवीएम इंफ्रास्ट्रक्चर का ही वो करके उस पे आप स्ट्रॉन्ग रूम में रख लीजिए। अब स्ट्रॉन्ग रूम नहीं लिखा है, ये लिखा है कि उसको एक सिक्योर कंटेनर करके ईवीएम हाँ। ईवीएम के साथ रखे 45 दिन तक, है ना, ये करण, किया। एक मिनट में अगर रोकूंगे, या तो हमारे पास अब जो इलेक्शन में इस्तेमाल जो गैजेट्स होते हैं या मशीन्स होते हैं वो 5 हो गए हैं। हाँ, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, सिंबल लोडिंग यूनिट और लैपटॉप। ये लैपटॉप। 5 चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर हम पब्लिक को समझाएं कि पहले हमें लगता था 3, अब 5, ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्लियर हो गया है। हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो एसएलयू और लैपटॉप जो है कमीशनिंग के दौरान इस्तेमाल होता है, हाँ, पोलिंग के दौरान जो है बाकी ये तीन clear, जो डिवाइस है वही यूज होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्लियर हुआ कि डिवाइसेस है एक्सटर्नल, और इनके बारे में अभी तक स्क्रूटनी भी नहीं हो रहा था, ना कोई इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि कहाँ बनी है, ये किस तरीके का, क्योंकि हम वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ये माइक्रो कंट्रोलर इधर से आया है, ये सारे बातें हम ईवीएम के बारे में करते थे। पर क्या वो सब सेफगार्ड्स इनके बारे में भी है, ये लैपटॉप के बारे में भी है, ये सब हमने कभी डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो ये समझता हूँ कि इट इज वेरी गुड कि इतना डिटेल में गए इस कॉन्वर्सेशन के हियरिंग के दौरान, और ये चीजें सामने आई। और पहला स्टेप मैं इसको फाइनल नहीं मानता हूँ, क्योंकि एज ए फर्स्ट स्टेप उन्होंने कहा कि एसएलयूज को जो है 45 डेज तक रख लीजिए, है ना, सिक्योर करके रख लीजिए। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है कि जो डिवाइस यूज करके आप वीवीपैट को अपलोड कर रहे हैं, वीवीपैट को आप जो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, उनको भी आप वैसे ही सिक्योर कर लीजिए जैसे कि बाकी वो है ना। अब वो साथ में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पोल डीवीएम के साथ मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं हूँ कि ऐसा कोई एक्सटर्नल डिवाइस रखना, क्योंकि पोल डीवीएम जो है एक सेक्रेड है डेमोक्रेसी के लिए, है ना। तो उसमें पूरा जनता का जो मैंडेट है, जनता ने किसको चुनना है, वो मैंडेट सिक्योर करके रखे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, तो सीक्रेट। अलग सेफ्टी के साथ उसको रखनी चाहिए। पर और उसके जो एसोसिएटेड डिवाइसेस है जो ईवीएम, उनका क्या है कि कहाँ से आया है, तब से लेकर जीपीएस ट्रैकिंग और वो सब अलग 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 चीजें उसके साथ होता है। अभी एसएलयूज को सिक्योर करने का डिसीजन सही है, पर क्या पोल ईवीएम के साथ करना चाहिए, अलग से करना चाहिए? मुझे लगता है कि कमीशन उसका एक निर्णय लेंगे, और पोल ईवीएम के साथ नहीं रखना चाहिए। अब दूसरा जो है, पर ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि एसएलयूज आज है, इसी अगर कस्टडी चेन एक्सपैंड करने की बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये जो डिसीजन है, ये कस्टडी चेन को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अभी जो है यही 3 है, तो बाकियों को भी क्यों नहीं आ रहा हो कि कस्टडी चेन में, या इलेक्शन कमीशन की कस्टडी चेन में क्यों नहीं हो रहा है। तो आप एसएलयू को कर लीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, लैपटॉप शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना है नहीं,
तो आप आगे जो है। एक मिनट यहाँ रोकूंगी। तो आप कह रहे हैं कि एसएलयू तो आप सिक्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन लैपटॉप के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। नहीं कहा, नहीं कहा। तो क्या ये किसी तरह का प्रॉब्लम है? क्या लैपटॉप को भी सिक्योर करके रखना चाहिए अगर आप एसएलयू को कर रहे हैं तो? नहीं, देखिए, अगर कस्टडी चेन एक्सपैंड करने की बात है तो फिर सारे डिवाइसेस को सिक्योर करना पड़ेगा, है जो ना। जो इस्तेमाल हुए जो हैं भी पोलिंग इस्तेमाल के हो रहा है, दौरान या जो उसके जो पहले या बाद? जो भी इस्तेमाल हो रहा है, अगर नहीं करना है, क्योंकि दो तरीके का आर्ग्यूमेंट है इलेक्शन करने का। एक तो जो कमीशन हमेशा करते आया है वो कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट है। हम्म, कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट के मतलब है कि ये सारे जो डिवाइसेस है, ये हमारी, हम पे भरोसा रखो, ये हमारी कस्टडी में है, क्योंकि आप हमें हम पे भरोसा करते हैं, और ये हम पूरी तरीके से इसका जो है कस्टडी, सिक्योर कस्टडी करते हैं, तो इट इज ऑल गुड। तो एक सिक्योर कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट इसको कहते हैं। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन वाला है। आप पे हम भरोसा करें ना करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने तरफ से वेरीफाई करेंगे वोटिंग करते हुए, और वेरीफाई करेंगे काउंटिंग करते हुए। बाकी तो ठीक है, आप जैसे जैसे भी करना है कर लीजिए। तो वो ये जो एक अलग आर्ग्यूमेंट है इसके लिए। तो कमीशन अभी जो है कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट की अगर बात करूं तो उसमें ये एक्सपैंड हो रहा है कि हाँ, आपने कहा कि ये तीन चीज के लिए आप कर रहे हैं, अभी एसएलयूज के लिए भी आएगा, और जो है आगे लैपटॉप के लिए भी, आज नहीं तो कल लैपटॉप के लिए भी आएगा, वही आर्ग्यूमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी तो कनेक्ट हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो ये एक पॉजिटिव मूव है आपके हिसाब से? इट्स अ बिल्कुल। वन स्टेप स्टेप फॉरवर्ड अपने जो भी अभी तक के इलेक्शन प्रोसेस है एक हाँ, तरह की सिक्योर करने की बात। एंड एक चीज और बताइए कि एसएलयू कितना एसएलयू लगता है एक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी? वेरी करता है एक्चुअली। कमीशन जो कमीशन इलेक्शन कमीशन जो है कमीशनिंग के लिए कुछ टीम्स भेजते हैं। नॉर्मली एक लैपटॉप रहता है, मल्टीपल एसएलयूज रहता है, पर वो डिपेंड करेगा कि कितना अवेलेबिलिटी है, और कितना जल्दी और कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये सब पे डिपेंड करेगा कि कितना एसएलयूज आता है। कहीं 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, एक भी आ सकते हैं, मतलब वो जो है वो वेरी करता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और जो अर्जेंसी के हिसाब से वो रहता है, ये क्योंकि वो एसएलयू आपके बाद तो वो। हाँ, हाँ जी। देखने में कैसा होता है थोड़ा सा अगर व्यूअर्स, क्योंकि एसएलयू हम कह रहे हैं, क्या ये एक हार्डवेयर की तरह होता है देखने में, कुछ बड़ा सा बक्से जैसा, मतलब हाँ, बक्सा एक जैसे ही एक है। फोन जितना बड़ा या इतना बड़ा कुछ बॉक्स जैसा दिखने में? हाँ, ऐसे ही है, मतलब एक ब्लैक सा एक बॉक्स ऐसे मान के चलिए। छोटा सा एक मतलब ब्लैक बॉक्स? हाँ, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, हाँ कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट? नहीं है, ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। आपका मतलब जो पीछे रखे है ना, 3-4 किताब अगर एक साथ रख लीजिए तो वो एक उतना छोटा है। सा बॉक्स की तरह है हाँ, जो बॉक्स का, हाँ। हार्डवेयर बिल्कुल। हार्डवेयर हाँ, की। हाँ, बिल्कुल हार्डवेयर। मैं उसको एक ब्लॉटेड यूएसबी की तरह मानता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि वो वो क्या करता है, वो लैपटॉप से कुछ चीज डाउनलोड करता है, जो लैपटॉप में वीवीपैट शीट बनता है वहां से वो डाउनलोड होता है, और वो जो है वीवीपैट में अपलोड करता है। तो इट इज लाइक अ वाया मीडिया डिवाइस, है ना। तो अभी हमने क्या किया है, वो वाया मीडिया डिवाइस को सिक्योर करने के लिए बोला है कि वो जो है वो यूएसबी, मान के चलिए यूएसबी है, तो वो जो यूएसबी है उसको भी आप सिक्योर कर लीजिए। पर यूएसबी थोड़ा सा बड़ा है, वो सीरियल 8 पिन 9 पिन सीरियल कनेक्टर है वो, तो डिवाइस है वो, उसको आप उस सिक्योर करने के लिए कहा है। तो तो वो एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव इन द सेंस कि ये ट्रांसपेरेंसी आया कि सिर्फ इलेक्शन मतलब ये 3 डिवाइस नहीं है, इसके अलावा भी और डिवाइसेस है, और वो डिवाइसेस इलेक्शन वही कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ही इस्तेमाल होता है, और उनका भी कस्टडी रखना, सिक्योर कस्टडी इंश्योर करना जरूरी है। और मुझे लगता है वो आर्ग्यूमेंट एक्सपैंड होगा कल लैपटॉप के लिए भी। और मतलब लैपटॉप अभी उन्होंने नहीं कहा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ किसी तरह का मुझे फर्क? एसएलयू रखने से भी मुझे नहीं लगता है कि कुछ मतलब क्या पड़ेगा। मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि एसएलयू रखने से कुछ ज्यादा पॉजिटिव, ये कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट में बेटर। पर हाँ। मैं एक्चुअली कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट पे उतना भरोसा, मतलब मैं उस आर्ग्यूमेंट को ही ज्यादा नहीं हाँ, देता हूँ। इससे पर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसमें जजमेंट में जज ने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद किसी भी कैंडिडेट को, यानी कि जो सेकंड या थर्ड पोजीशन में, उनको किसी भी तरह का डाउट होता है ईवीएम पे, उनको लगता है मैनिपुलेट हुआ है, तो वो एसएलयू की जांच और ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। ऐसा एसएलयू शायद नहीं लिखा है। एसएलयू नहीं लिखा है, बट हाँ, ईवीएम हाँ, की जांच करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उन्होंने जो लिखा है वो ईवीएम के बारे में लिखा है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उस पे। हाँ, जो चिप है, माइक्रो कंट्रोलर चिप हाँ, जो जो है, वो ईवीएम की ईवीएम और माइक्रो कंट्रोल। वीवीपैट दोनों के लिए उन्होंने कहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो ईवीएम लिखा है, तो ईवीएम में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, बीयूसी और वीवीपैट ईवीएम में आता है। हाँ, एसएलयू के बारे में नहीं लिखा है। अब वो सवाल आगे उस पे भी आ सकता है कि अब एसएलयू पे क्यों नहीं, वही सवाल आ सकता है कि नहीं। ये पर इसका क्या मतलब है? आप थोड़ा समझाएंगे कि क्या, किस तरह की जांच एक कैंडिडेट मांग वो सकता है वो 7 दिनों क्लैरिटी नहीं है ना उसमें। जो लिखा है कि वो ये लिखा है कि इंजीनियर से चेक करवा सकता है।
अब वो इंजीनियर से चेक करवाना है, मेरा अजम्पशन है कि फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही पूछ रहे हैं ना कि कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, चाहे कोड में हो चाहे किसी भी तरीके का हो, कोई ऑल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। अगर वो किसी भी तरीके का चेंज हुआ है कि नहीं, फॉरेंसिक ऑडिट के अलावा और कोई ऑप्शन है मुझे नहीं लगता। इट इज रिटन एज चेक, गेट इट चेक, बट दिस अगेन इज ए न्यू राइट। इस जजमेंट के जरिए कैंडिडेट्स को, चाहे इवन दो इट इज ओनली टू सेकंड एंड थर्ड हु आर कमिंग इन सेकंड एंड थर्ड, तो एक नया क्लास ऑफ कैंडिडेट्स आया है कि जो सेकंड और थर्ड जो ये चैलेंज कर सकते हैं, और उनको एक नया राइट मिला है। पहले जो है ईवीएम का चेक करना है, आपको इलेक्शन पिटीशन करना पड़ता और इलेक्शन को चैलेंज करते हैं आप, उसके बाद जनरली इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से अपोज करते हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आता है, तभी जाके आप जो है ईवीएम को चेक कर सकते हैं, है ना। जब वीवीपैट के टैलिंग तक, अगर वो वीवीपैट के पेपर्स निकाल के दोबारा करने के लिए भी वो उतना बड़ा एक प्रोसेस आपका रहता है। पर इस बार जो है बहुत सिंपल एक इसमें एक थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है, ये जरूर कहा कि 7 दिन के अंदर बर्न्ड माइक्रो कंट्रोलर आप चेक कर सकते हैं, इंजीनियर से चेक करवा सकते हैं, पर ये राइट जरूर दिया। पर ये राइट नहीं दिया कि अच्छा सेकंड और थर्ड जो है चैलेंज करके 100% वीवीपैट टैलिंग मांग सकता है। उसका भी तो कॉस्ट वो ले सकते हैं, मतलब चाहे तो, मतलब वो भी टैलिंग बिटवीन ईवीएम वोट्स और वीवीपैट वोट्स की टैलिंग, हाँ, तो वो भी। वो बट ये but at least this is a new thing हाँ which is added on to the rights of the candidates, that कि हाँ, हमें अभी तक ये पूछ ही नहीं सकता। अभी मान लीजिए पहले कई सारे कैंडिडेट्स ये कहते थे कि इधर से तो मुझे इतना वोट आना था, है ना, 1.5 लाख वोट इधर से आना था, या फिर 50,000 वोट इधर से आना था, वहां से मेरा 20,000 वोट हुआ है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है वैसे, गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ है। एक्चुअली यू वेरी राइट कानन, दिस इज समथिंग रियली पॉजिटिव कि अब जो कैंडिडेट्स के पास एक राइट आ गया है चैलेंज करने का कि हाँ मैं तो यहाँ से इतना वोट आ जाता, तो मुझे शक है कहीं गड़बड़ी है हाँ ईवीएम की। हाँ अब वो चेक जो वर्ड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, व्हेन वी से चेक ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, उसका डेफिनेशन क्या निकल सकता है? मतलब ये थोड़ा सा एक ग्रे एरिया नहीं बोलूंगी, बट आप चेक कैसे करोगे? ग्रे ग्रे इंजीनियर से चेक करवा सकते हैं ईसीएल और उनका तो, या फिर वो आई डोंट नो, आइडियली इट शुड बी एन ऑडिट। फोरेंसिक उसके अलावा हाँ हाँ, वो मुझे लगता है कि इंटरप्रेट भी ऐसे ही होना चाहिए, बट उसका एक और उन्होंने इश्यू बोला रहेगा, है कि खर्चा जो भी आएगा वो कैंडिडेट वो बेयर करे। कैंडिडेट लेगा, पर उसका एक इश्यू जरूर आएगा। ये लोग ये शक कमीशन उठाएंगे कि मान लीजिए आप उस फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं सामने, और उसमें कई सारी चीजें एक्सपोज होगा, है ना, कई सारी चीजें एक्सपोज इन द सेंस जो डिजाइन है या फिर जो सोर्स कोड है या फिर वो चीजें, अब फिर वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब इट एड्स फर्दर टू द कॉम्प्लिकेशन। तो मैं बट आप बिना सोर्स कोड चेक करे, मतलब उसको रिवील करे, उसका मतलब माइक्रो अब कैसे कंट्रोलर करें, अब वो कैसे कैसे करें? कैसे? तो वो जो है, मैं इसलिए कल जो लिखा भी था वो ये था कि ये जो है इट इज नॉट अ नेगेटिव जजमेंट। ये जो है एक एक कमीशन को, कमीशन का ही आर्ग्यूमेंट पे बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर आप ये भी करा दो, ये भी करा दो। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये इट इज बिकमिंग प्रोहिबिटिवली कॉस्टली, ये कस्टडी चेन आर्ग्यूमेंट। आज नहीं तो कल जो है कमीशन को समझ में आ जाएगा, इससे बेटर जो है हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वेरीफाइबल प्रोसेस इन्वॉल्व करना है। ये मशीन की टेस्टिंग, मशीन की ऑडिटिंग, मशीन की सोर्स कोड प्रोटेक्शन, मशीन की ये जितने ये जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। मान लीजिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आ गया 7 दिन के अंदर जी। एक कैंडिडेट का, वो क्या पॉसिबल है वो करना? इतने इंजीनियर्स जा पाएंगे? वो इतना इतना क्या इंजीनियर्स है जो कि चेक करके बताए? क्योंकि कमीशनिंग के दौरान जो है वही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लोग, क्योंकि इट्स नॉट एनी मैलाफाइडी और एनीथिंग, ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट के कारण, क्योंकि बेल के इंजीनियर्स इसके लिए नहीं बने, वो उनका अपना काम है। ये तो एक एडिशनल वर्क है जो इलेक्शन का, जो कमीशनिंग की जो बात आती है, तो उस और एक टेम्पररी जॉब है, उसी वक्त चाहिए, उसके अलावा तो पूरा टाइम चाहिए नहीं ये सब के लिए। तो मैं मैं हाउ यू डू इट? मैं आपको ना वो एग्जैक्ट लाइन पढ़ देती हूँ एक बार, जो चेक वाली बात हम कर रहे हैं। ये जो लिखा है जजमेंट में, द बर्न्ड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर इन 5% ऑफ द ईवीएम्स, दैट इज द कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एंड द वीवीपैट per assembly constituency segment of a parliamentary constituency shall be checked and verified by the team of engineers from the manufacturers of the EVMs, यानी कि BEL और ECIL, post the announcement of results for any tampering or modification
on a written request by the candidate who stood second or third. अब इसका मतलब क्या 5% का ही करवा सकते हैं या और भी सारे जहां जहां उनको शक है? नहीं, 5% ही है पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है पर तो। असेंबली, हाँ, तो यानी कि 5% पर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी करके भी काफी नंबर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ऐसे मान के चलिए कि आपका 1000 बूथ का एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ जिसमें 200 बूथ का 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना। तो हाँ। अगर वो करे कि 200 में अगर 5% आ जाएगा तो 10 आ गया आपका एक 10। जगह पे, और 5 है तो 50 हो गया, ठीक है। तो एसेंशियली आपने जो है 50 ईवीएम का ऑडिट के लिए आपने मांग लिया। आउट ऑफ हाउ आउट ऑफ मेनी? 1000, आउट ऑफ 1000। हाँ। 1000 में 50, लाइक इट्स ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा फिगर भी नहीं है, अगर मतलब। नहीं, पर जहां पे एक 5% एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, मुझे लगता है कि ये उसी एंगल से है कि आपको रैंडमली वेरीफाई कर लो, इसका भी कोई 5% क्यों, 10% क्यों नहीं, 2% क्यों नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। वो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ये जो नंबर्स कहाँ से। एक्सरसाइज हाँ, कैसे ये है? ये ये नंबर्स जो है ऐसे आउट ऑफ नोवेयर, ये 5 पर ये पांच चेक एंड शायद अच्छा लगता वेरीफाई, होगा, मतलब 5 हैज नो रेलेवेंस ना इन नंबर, इट इज ये नो वर्ड, रेलेवेंस। हाँ, ये जो दो वर्ड्स इन्होंने यूज किए, चेक एंड वेरीफाइड, इसका मतलब फोरेंसिक टेस्ट या क्या सा? हाउ एल्स वुड यू चेक एंड वेरीफाई, आई डोंट नो। एग्जैक्टली, देख फोरेंसिक देख इज के द ओनली वे देख कि के वो तो आप नहीं मैच बोल कर सकते। रहे हैं। हाँ, देख के तो नहीं बोल सकते आप, या फिर यू माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ checksum, I don't know, like what, how are they going to do it, how are they planning to verify that. They might have their own ways, and they'll have to know, ensure that what is the process through which it can be, then that can get challenged also, that this is not a sufficient process for ensuring that ये checking and इस verification. चीज पे क्लैरिटी की भी जरूरत होगी कि जब आप चेक करें जरूर, तो वो कह जरूर। देंगे कि लाइए हम मशीन खोल के दिखा देते हैं, आप बटन दबाइए। जनरली भी एक सिंपल चेक, वो जो है ना वो चेकसम प्रोसेस मतलब कर सकता है, बट इन अगेन विल दैट बी अ चेक एंड वेरीफाई, यू डोंट नो। सो हाउ आर you going to go ahead with this? Again, it opens up thing, but in a way, see, if you look at one part, they have expanded the custody chain. हम्म। Number two, they have given a blanket right, even though it comes at a cost, you have to pay for it, fair enough, but you've given a right to this candidates number 2 and 3 in this result, to ask for verification, check and verification of 5% of the assembly constant as an EVMs per assembly constituency, which was not there at all earlier. हम्म। So you could ask all these questions and still not be sure ki what happened, right? So you end up believing that this has happened, so manipulation has happened. So now you said, okay, we can verify it. So which is again, I think, a positive step. एब्सोल्युटली इट इज पॉजिटिव, और ये तीनों का चेक एंड वेरीफाई बोल रहे हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट, व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप। एंड Yeah, but they have not saying on the counts or anything. I think now that is the but other they thing. are saying verifying it कि No, no, बट saying of the burnt microcontroller means that whatever is the OS part of it, right? Not the count part of it. So what so they they're are not not talking about the words, they're talking about the the core microcontroller. program. Yeah, the what is it? माइक्रोकंट्रोलर का चेक एंड वेरीफाई। Yeah, yeah. So the burnt memory part of it is not even microcontroller. It's saying the burnt memory part of the microcontroller. So that would be essentially be a checksum that whether it has been anything has been What changed. does burnt memory microcontroller? That's what they are saying, right? Initially, it Yeah, is a yeah, one this time. is what they're हाँ, saying. The हाँ, burnt memory हम microcontroller in 5% of the EVMs. हाँ, शायद हम इंग्लिश में चले आए बात करते नहीं, करते। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हाँ, हमारे हाँ जी, हाँ व्यूअर्स सब जी। समझते हैं इसका मतलब। आप थोड़ा समझाइए, आप कंप्यूटर नहीं, इंजीनियर। नहीं, बर्न्ट इन द सेंस जो आप पहले कमीशन कहते थे ना कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है ना। हम्म। तो वन टाइम प्रोग्राम मतलब ये जो एक होता है जो प्रोग्राम ये बताता है कि अच्छा ये इनपुट आया तो आपको ये करना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है कि अगर एक कैंडिडेट के लिए एक और वोट आया तो ठीक है, उनका जो है काउंटर में जो एक और बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक बढ़ाना है, किनको बढ़ाना है, या 2 बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, ये जो पार्ट है कि ये जो प्रोग्राम है ये एक परमानेंटली बर्न्ट है, मतलब उसमें जो है तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आपने मेमोरी, यही वन टाइम प्रोग्रामेबल बात पे जो कह रहे थे, तो वो इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो जो भी इंजीनियर्स है वो कहेंगे कि हमने बर्न किया था तो ये इनका सिग्नेचर था और आज ये सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर दोनों मैच हो रहा है, तो वैसे भी वो कर सकता है। और दूसरा एक तरीका है कि उसका ऑडिट वो करे, उसके बाद बताए कि हुआ है कि नहीं। मुझे लगता है कि जनरली जैसे जैसे होने वाला है वैसे वो सिग्नेचर चेक ही होगा कि वो जो है इनिशियल जो है और आप अभी का जो है उसमें कुछ वेरिएशन हुआ है कि नहीं। जो बर्न मेमोरी है, जो एक कोर प्रोग्रामिंग है ना, बस उतना ही।
बाकी जहाँ पे मेमोरी अपलोड हुआ है, जहाँ पे काउंट अपलोड हुआ है, या फिर काउंटर इंक्रीज हो रहा है, या फिर वीवीपैट में जो है सिंबल अपलोड हुआ है, या फिर इमेज अपलोड हो रहा है, वह उसके बारे में कुछ कह नहीं रहा। मैं जो समझता हूँ बस सिर्फ ये बर्न मेमोरी, क्योंकि बहुत अ, अ, टेक्निकल। ये भाषा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अ, ये लैंग्वेज जो है टेक्निकल पर्सन का है। हाँ, ये लैंग्वेज ईसीआईएल या बेल का है। हाँ, हाँ, बीसीआईएल ये, का। हाँ, ये जो लैंग्वेज है कि आप क्या कर सकते हैं, हाँ हम ये कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये एग्जैक्टली वहीं से है। ये तो करेक्ट। सुप्रीम और कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जज तो नहीं लिखने काफी वाला है कि काफी बर्न्ट पार्ट इतना उसके साथ ना कि बर्न्ट मेमोरी ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर शुड बी वेरी चेक एंड नो, ऐसे ऐसे नहीं लिखते वो ऐसे तो। सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखती। हाँ, ये एसेंशियली ये है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बिल्कुल। हो सकता है, तो हाँ ठीक है, तो फिर ये मैं लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है वो। बिल्कुल इसके बाद पर फिर भी हाँ। एक बात तो आ गई कि हाँ, ये पूछ तो सकते हैं कि इससे कुछ आगे नहीं होने वाला, पर एक और राइट ऐड हो गया हाँ, और कि वो किस तरह से एक्सरसाइज होता है, क्योंकि ये भी एक बार नया ही होगा और वो इसी इलेक्शन से एक्सरसाइज कर सकते हैं ये दोनों। एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट। जरूर जरूर जरूर, ये दोनों बातें जो है इलेक्शन के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को डायरेक्शन दिया है कि इसी इलेक्शन से आपको शुरू करना। इसी इलेक्शन से वो शुरू। भी बहुत बड़ी बात दैट्स है। अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी है, गुड। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने कहा है, वो जो इस इलेक्शन से नहीं हो सकता, वो है बार कोड। हाँ जी। वीवीपैट स्लिप वाला, तो ये इन्होंने कहा है कि दे शुड लुक इनटू, मतलब इस पर वो अगर जांच करे कि एक बार कोड वीवीपैट स्लिप में लगा दिया जाए, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो मैं समझता हूँ वो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट। बाकी तो स्मॉल इंटरवेंशन टाइप है, पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ एडिशनल राइट्स इससे आ रहा है, या कुछ एडिशनल कस्टडी चेन जो डिवाइसेस है वो इसमें पार्ट हो रहा है। बट दोज आर ऑल प्रोसीजरल आई वुड से। जो फंडामेंटल जो आया है वो ये डायरेक्शन है कि एक्सप्लोर करे इलेक्शन कमीशन कि ये पेपर स्लिप काउंट करने का मशीन्स और वीवीपैट में क्या बारकोड हो सकता है, इसके बारे वीवीपैट में स्लिप्स एक्सप्लोर में बार करें। कोड। वीवीपैट स्लिप्स में बारकोड हो सकता है, इसके बारे में एक्सप्लोर करें। ये क्लियर डायरेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आप जो है 100% वीवीपैट स्लिप काउंटिंग करें। अभी आप कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसे डिजाइन नहीं किया गया था वीवीपैट को, जो कि करना चाहिए था पहले से ही, क्योंकि ऑडिट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि ऑडिटिंग आप नहीं करोगे तो फिर मतलब काउंटिंग करने के लिए नहीं बनाए, तो आप ऑडिट बनाए हैं क्यों। ये कमीशन ने कहा कि ऐसे आज काउंट नहीं कर सकते क्योंकि मुश्किल लगे, टाइम लगेगा, एडिशनल मैन पावर लगेगा, लोग है ना, इतना सारा डिफिकल्टी है। तो ये जब कमीशन कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अच्छा, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा तरीका ढूंढिए, है ना। अब वो तरीका ढूंढिए अब, और इसमें इसको एक्सप्लोर करिए कि मशीन यूज करके तो आप काउंट कर सकते हैं, तो आप एक बार वो देख लीजिए। और मशीन यूज करके काउंट करने में डिफिकल्टी है, तो ये बारकोड अगर है तो बारकोड स्कैनर से भी आप काउंटिंग एक्यूरेट कर सकते हैं और स्पीड बढ़ा सकते हैं उसका। तो वो आप एक्सप्लोर करिए। ये दोनों पार्ट, ये जो डायरेक्शन में समझता हूँ, ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है इलेक्शन कमीशन को कि ये डायरेक्शन वीवीपैट को काउंट करने के लिए ही है, कि आज नहीं, इस इलेक्शन से नहीं, पर 6 महीने के बाद आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, या 3 महीने के बाद आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में आपने क्या किया। इस डायरेक्शन में तो जनरली इलेक्शन कमीशन कहेंगे, हमें ये भी समझना होगा कि जितने भी जो प्रोसेस से इंप्रूवमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को ही बोला है कि आप इसको स्टडी करिए और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। तो अब ये डायरेक्शन गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कमीशन कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर लोग जरूर अगला सवाल पूछेंगे क्यों नहीं पॉसिबल है, बहुत सिंपल सी बात है, तो करनी कर सकते हैं। या फिर कमीशन कह सकते हैं पॉसिबल है, पर उसमें हमें इतना पैसा लगेगा, इतना वक्त लगेगा, इतना ज्यादा एडिशनल संसाधन इसमें लगेगा, ये बोल सकते हैं। तो फिर वो एक प्रोसेस शुरू हो गया कि 100% टैलिंग का जो है वो प्रोसेस आपने शुरू कर दिया, है ना, इस डायरेक्शन से ही। मैं ऐसे समझता हूँ कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस बार नहीं आ सकता था कि हम 100% टैली करो, क्योंकि कमीशन ने बोला कि पॉसिबल नहीं है। जब कमीशन ने कहा, अगर कमीशन कहते थे कि पॉसिबल है पर जरूरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि नहीं करे। पर कमीशन जब कहता है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो नहीं कह सकता कि आप करें, तो दैट वो उस तरीके वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूशंस के बीच। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आफ्टर ऑल इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। पर ये कहा कि आप इसको एक्सप्लोर करें, तो वो एक तरीका है कि बताने के लिए कि आज तो चलेगा, पर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद यही जो आर्ग्यूमेंट है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एक्सप्लोर करके आपको बताना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है। पर ये एक पार्टी अभी खत्म हुआ है, वो है कि वेरिफिकेशन, काउंटिंग के स्टेज के दौरान जो वेरिफिकेशन जो चाहिए आपको वोटर जो वोटिंग के दौरान, वो अभी भी मैं समझता हूँ कि पेंडिंग है।
हाँ, so this just to end it, this is the most important thing you feel that कि apart from जितने भी directions है, वीवीपैट स्लिप पर बार कोड और उसको काउंटिंग करने का तरीका गिनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ जी, ओवरऑल बाकी बाकी सारे जो भी हाँ, बातें हैं कि वीवीपैट पे भरोसा करिए, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करिए, वो सब जो है इलेक्शन के दौरान एक दूसरे, मतलब हमारे जो इलेक्शन की प्रक्रिया पे हम खुद भी कहते हैं, मतलब मैं खुद भी चाहे जितना भी सवाल उठाए इलेक्शन के दौरान कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके का आपत्ति ना हो वोटिंग के लिए। रुके ना, करेक्ट। ठीक है थैंक यू। कन्नन, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। ये थे कन्नन गोपीनाथन, जिन्होंने हमें साधारण भाषा में ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ईवीएम वीवीपैट पर, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और ये कैंडिडेट्स को भी काफी मजबूती देता है और चुनाव में ट्रांसपेरेंसी भी लाता है। तो इन 3 बातों पर अगर हम गौर करें तो उम्मीद अभी गई नहीं है। कई लोग उम्मीद खो चुके थे कि वीवीपैट स्लिप का काउंटिंग नहीं होगा, बैलेट पेपर पे हम वापस नहीं जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा सारी चीजों को गौर से सुना, पूरे प्रोसेस को सुना, उसके बाद ये जजमेंट लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और इससे आपको काफी सूचना मिली होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।